आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों भाई। उसके पहले देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, थेल्स प्रमेय। ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों भाई कि जो प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं सारे इसी प्रमेय के सहारे होने वाले हैं। साथ में आपका एग्जाम में डायरेक्टली आ चुका है कि थेल्स प्रमेय को प्रूव करके दिखाइए। एग्जाम में डायरेक्टली आ चुका है, इसलिए इसे प्रूव करना बहुत जरूरी है। उसके पहले हमने यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की समरूपता होने का कंडीशन लिखा है। त्रिभुजों में समरूप दो त्रिभुज दिए हैं मेरे दोस्त भाई, कहने का मतलब इतना है कि दो त्रिभुज दिए हैं तो उसमें जो कंडीशन होता है कि कब समरूप होंगे उसके बारे में जानेंगे। एक चीज और मेरे दोस्त भाई कहना चाहूंगा कि बहुत सारे भाई क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं तुरंत चले जाते हैं कि देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है, व्यूअरशिप कम है, तो भाई अच्छा नहीं बता रहा होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्त वीडियो के एंड तक देखिए। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को मैं देखिए, अगर आप नेगेटिव कमेंट करके जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वीडियो के एंड तक देखिए यार, एटलीस्ट एंड तक नहीं कम से कम 10 मिनट देखिए। 10 मिनट वॉच कीजिए, नहीं समझ में आया चलिए कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि अगर आप रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप अच्छे से आज पढ़ लेते हैं, अच्छे से जो सिखा रहा हूँ मैं उसे सीख लेते हैं, तो एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। 11th-12th में अच्छे से आप पढ़ोगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि मेहनत किया ना आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखिए ये हमने नोट किया है त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों में समरूपता होने का कंडीशन क्या होता है, दो त्रिभुज दिए हो तो उनके संगत कोण बराबर हो। पहला कंडीशन ये होता है कि उनके संगत कोण बराबर हो, यानी कि अगर दो त्रिभुज में मेरे दोस्तों ऐसे बना दूं, दो त्रिभुज हमने ऐसे बना दिया तो उनके संगत कोण बराबर होने का कंडीशन यह होता है कि यह कोण इस कोण के बराबर हो और यह कोण इस कोण के बराबर हो मेरे दोस्तों भाई, और साथ में यह जो वाला कोण है, जो ऊपर वाला कोण है, इस कोण के बराबर हो। अब दूसरा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। अनुपात बराबर होने का मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक दिया है इसका, तो इसका 2 दिया है तो 1/2 आएगा इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात निकाले तो 1/2 आएगा। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है तो इसका और इसका अनुपात निकाले तो 2/4 आएगा, यानी कि 1/2 ही आ जाएगा क्योंकि ये कट रहा है 2 से। यहाँ पर 3 और 6 रख दें हम लोग, इसका अनुपात निकाले 3/6 होगा, यानी कि इसका भी 1/2 ही आएगा। तो सबका जो अनुपात है वो बराबर आना चाहिए, समरूप होने का कंडीशन ये होता है मेरे दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आया। अब देखिए थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग जानते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है आपका कंडीशन इसमें होता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई त्रिभुज है मेरे दोस्तों, सबसे पहले वो बना लेते हैं। देखिए जो प्रश्न में बोल रहा है उसी के सारे हम लोग प्रश्न जब करते हैं ना तो और अच्छे से समझ में आता है। देखिए कह रहा है यदि किसी त्रिभुज बना लेता हूँ मेरे दोस्तों भाई, यदि किसी त्रिभुज, मैंने क्या किया एक त्रिभुज बना दिया कुछ ऐसे। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यहाँ पर नाम दे दिए इसका, इसका नाम दे दिया एक, इसका नाम दे दिया भी, हमने कह दिया भैया एक भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर हमने क्या किया, दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं, इन दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए। इन दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए एक रेखा हमने ऐसे खींच दिया भैया, खींचा जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। कहने का मतलब भैया इतना है कि मान लीजिए ये हम इसको नाम दे दे रहे हैं डी और ई, तो एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी के। यही हमें दोस्तों भाई प्रूव करना है हमें थेल्स प्रमेय के सहारे। थेल्स भैया जो थे, थेल्स जो है महान गणितज्ञ का नाम है, उन्होंने इस प्रमेय को खोजा था, इसलिए इस प्रमेय का नाम थेल्स प्रमेय भी पड़ा है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए उन्होंने यह बताया कि एक त्रिभुज है और उसमें एक भुजा के समांतर और भिन्न भिन्न दो भुजाओं के बिंदुओं पर हम एक रेखा खींच दें तो उन रेखाओं का जो अनुपात है मेरे दोस्तों भाई एक दूसरे के बराबर होगा। कहने का मतलब भैया हमने बीसी के समांतर डीई को खींचा तो यह जो दोनों भुजाएं हैं एबी और एसी, इनको जो अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि एडी बटे डीबी बराबर हो जा रहा है एई बटे ईसी के। यह हमें यहाँ पर इस थ्योरम के सहारे पता चल रहा है। अब देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं, इसका ढंग होता है एक लिखने का, एक तरीका होता है मेरे दोस्तों भाई, तो उस तरीकों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैंने बता दिया कि इसमें प्रूव क्या करना है। अब देखिए कैसे लिखते हैं उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहेगा मेरे दोस्तों, मजा आ जाने वाला है इस वीडियो में। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, मैं इसको मिटाता हूँ और देखते हैं लिखते कैसे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले ना जो प्रश्न में दिया है आपका, दिया क्या है हमें, दिया है ना मेरे दोस्तों भाई, दिया है हमें यह पता है कि बीसी के समांतर जो है डीई है। हमें ये प्रश्न में बता दिया भैया कि बीसी के समांतर डीसी, यानी इस भुजा के समांतर यह भुजा है। अब देखिए बहुत सारे कंडीशन में, जरूरी नहीं कि ऐसा ही त्रिभुज है, कुछ ऐसा भी आपका त्रिभुज आ जा रहा है और इसके यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तब पर भी यह कंडीशन अप्लाई होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए यहाँ पर हमने कह दिया है यह
हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। हमें यही प्रूव करना है मेरे दोस्तों भाई, हमें प्रूव करना है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के, हमें यह प्रूव करना है। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, इसको लिखने का हमने बताया कि एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि जो आप यहाँ पर फिगर में जो चीजें कर रहे हैं उसको भी लिखिए, और जो आप प्रश्न में कर रहे हैं उसको अच्छे से लिखिए, क्योंकि आपको ही पता है किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से नोट डाउन करते हैं हर एक पॉइंट को ना, तो एग्जामिनर है जो आपको अच्छा नंबर देता है हमेशा। तो उसके लिए मेरे दोस्त भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले इस त्रिभुज में रचना करना पड़ेगा। रचना करने के लिए हमने क्या किया, एक बार B से E को मिलाया, ऐसे धीरे से B से E को मिला दिया मेरे दोस्त भाई, और दूसरा काम क्या किया, यहाँ पर D से C को मिलाया, या फिर C से D को मिलाया। हमने क्या किया भाई, दूसरा काम क्या किया, D से C को मिलाया। तो यहाँ रचना नोट कर लीजिएगा, रचना जो हो जाएगा आपका कि भैया क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यह हो जाएगा कि B से E को मिलाया तथा D से C को मिलाया। हमने दो काम किया भैया, एक काम यह किया कि B से E को मिलाया और D से C को मिलाया, क्योंकि हमें एक त्रिभुज बनाना है, इतना ध्यान रखिए। हमें यहाँ पर दो त्रिभुज बनाने थे, हमने बना दिया। उसके बाद से देखिए आपको क्या करना है मेरे दोस्त भाई, उसके बाद से आपको क्या करना है, एक बार इस त्रिभुज में देखिएगा ADE में, हमने कहा ADE में ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ADE में हम क्या करेंगे, एक बार D से लंब डाल दे रहे हैं AE पर, एक बार D से हमने लंब डाल दिया AE पर। लंब बदलने का मतलब ये होता है 9 10 का कोण बनाना चाहिए। एक बार हमने E से, बिंदु E से हमने लंब डाल दिया AD पर, हमने लंब डाल दिया AD पर। इसका नाम दे दिया आपने यम और इसका नाम दे दिया आपने यम। हमने क्या किया भैया, एक बार बिंदु E से लंब डाल दिया AD पर, एक बार बिंदु D से लंब डाल दिया AE पर। तो यहाँ पर उसको भी नोट डाउन जरूर करना, जो चीजें आप प्रश्न में कर रहे हैं उसे नोट डाउन हमेशा मैं बोल रहा हूँ कीजिएगा। तो हमें यहाँ पर नोट करेंगे कि बिंदु D से लंब AE पर, बिंदु D से लंब AE पर हमने क्या डाला, DN, तथा बिंदु E से लंब क्या डाला हमने, किस पर डाला है, AD पर EM डाला। जो काम देखिए प्रश्न में कीजिएगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ उसको आप यहाँ पर नोट डाउन करते रहिए, तो आपका रचना यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब देखिए इसी के सहारे हम लोग थेल्स प्रमेय को प्रूव कर देने वाले, इसी के सहारे थेल्स प्रमेय को प्रूव कर देने वाले। बहुत ही आसान है मेरे दोस्त भाई, देखिए जो प्रोसेस आपको बताऊंगा ना, उस प्रोसेस समझने का प्रयास करूंगा ना, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्योंकि देखिए मल्टीपल वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी थेल्स प्रमेय के बारे में, लेकिन जो आज जिस प्रोसेस से मैं बताने वाला, उस प्रोसेस से अगर आप पढ़ लेते हो मेरे दोस्तों भाई, तो आपको किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं देखिए इन सभी चीजों को मिटाता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, तो मैं मिटाकर क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नोट करेंगे उपपत्ति, इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं उसको हम लोग अब नोट कर रहे हैं। अब देखिए बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आराम से हो जाएगा आपका सिंपली, क्योंकि हमने त्रिभुज बना दिया। जो चीजें हमें चाहिए अभी तक रचना के सहारे हमने बना दिया। रचना भी इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि रचना ही करना नहीं आएगा तो आप इसे कैसे प्रूव करेंगे। एक स्टेप आपको पता नहीं, दूसरा स्टेप कैसे चलेंगे मेरे दोस्त भाई। तो पहला स्टेप है कि रचना कीजिए। रचना करने के बाद दूसरा स्टेप यह है कि आप देखिए ए और बी को देखिएगा ध्यान से, इस रेखा को देखिएगा मेरे साथ। ए और बी के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं, जो बेसिकली बड़े त्रिभुज क्या है, एक बन रहा है ADE लेंगे हम। ए और बी में दो त्रिभुज लेना है हमें, ए और बी में दो त्रिभुज लेना है। हमने बताया भैया ए और बी में क्या लेना है, दो त्रिभुज लेना है। पहला लेना है ADE त्रिभुज, ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आपने यह सूत्र पढ़ा होगा मेरे दोस्तों भाई, बहुत सारे भाई लोगों ने पढ़ा है। क्लास 9 में एक सूत्र था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आपका फार्मूला यह होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यह आपका फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, वही फार्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। यही फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे दोस्तों भाई। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर आधार जो है उसको लिखिए, जो ऊंचाई है उसको लिखिए। यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, 1/2 तो रहेगा कि इसमें आधार क्या होगा। तो हमने कहा कि AB में जब देखिएगा ना, AB भुजा पर जब देखिएगा तो इसे ही आधार बनाइएगा, इतना ध्यान रखिएगा, इसे ही सिर्फ और सिर्फ आधार बनाइएगा। तो आपका आधार हो जाएगा क्या, AD गुणे, जब आधार ई है भैया तो लंब यह है कि यह है, लंब भैया ये है जो इसके यम पर ई से बिंदु ई से पड़ रहा है ना लंब यम, यह आपका लंब हो जाएगा। क्योंकि भैया अगर आप मान लीजिए हमने त्रिभुज बना दिया, इस त्रिभुज को बस ऊपर वाले पार्ट को देखिए, आपका ये डी है, ये आपका ई है, ये आपका ए है मेरे दूसरे भाई। यहाँ से हमने लंब डाल दिया ऐसे, तो यह जब हमने आधार लिया है तो यही तो लंब होगा। क्योंकि भैया अगर हम ऐसे इसको बना दें, इसको हम लोग क्या किए भैया, घुमा दिए, ऐसे घुमाते हुए जब इसको ऐसे किए तो ई ऊपर चला गया, अगर ए यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पर आ गया, यहाँ से लंब ऐसे डालें तो यह जब हमने आधार लिया, आधार तो भैया AD ही तो लिया है। जब हम भैया आधार लेंगे AD तो इसका लंब यही होगा ना, यही तो होगा। सिंपली बताइए, तो लंब यही होगा, यानी कि आपका जो लंब हो जाएगा EM, लंब क्या हो जाएगा, EM का लीजिए या फिर यमी का लीजिए, एमी नोट कीजिएगा, EME। समीकरण नंबर इसे मान लीजिए 1 आप लोग। इसमें टोटल हमें 4 समीकरण बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, तो पहला हमने बना दिया, दूसरा देखिए आप उसके ठीक नीचे आइए, यहां से हमने यहां तक चल लिया, एक बार हो गया। अब उसके बाद यहां से यहां तक लेना है, इसको आधार लेना है, इतना ध्यान रखिए। हमने कहा AB भुजा में 2 आधार लेना है, पहला हमने ले लिया A से D तक, दूसरा ले लीजिए D से B तक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त भाई, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा BDE को या फिर DBE को। तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये तो फार्मूला होता है हमने बताया। तो 1/2 तो उतर जाएगा। आधार इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आधार इसमें क्या है, हमने कहा जब AB भुजा लीजिएगा तो यही आधार लीजिएगा। जब इस त्रिभुज के लिए ले रहे हैं, इस भुजा के लिए ले रहे हैं, तो यही आपको आधार लेना है, इतना ध्यान रखिए। जब ये आधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार गुणे आपका DB आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त भाई, DB आधार हो जाएगा गुणे, जब DB आधार हो जाएगा तो बहुत सारे भाई लोग ऊंचाई यह करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त भाई। क्योंकि आप देखिएगा कुछ ऐसा ही है आपका, वो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कुछ ऐसा ही है आपका, वो ऐसा ही है, तो ध्यान से देखिए, ऐसा ही तो है। तो यहाँ पर अगर आप ऊंचाई देखने जाओगे तो यहाँ पर ऊंचाई इधर से कुछ निकल कर आएगा, यानी कि ऊंचाई आपका यह होगा। क्योंकि भैया हम अगर इसको ऐसे पकड़ के घुमा दें, एज्यूम कीजिएगा यम को हम खींच रहे हैं, बी को ऊपर ले जा रहे हैं, जब यम को हम खींच रहे हैं, बी को ऊपर ले जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही तो त्रिभुज बन रहा है आपका, कुछ ऐसा ही तो बन रहा है ये आपका मेरे दोस्त भाई। यहाँ पर जो इधर नीचे की तरफ ये आएगा वो आपका यम होगा, यम यहाँ पर आएगा, ये आपका मेरे दोस्त भाई जब यम यहाँ पर आएगा डी होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका ई होगा। तो कुछ ऐसा ही तो बन रहा है यह आपका भैया। यह अधिक कोण, इतना ध्यान देखिए, यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना, अधिक कोण होता क्या है ना, जो उसकी लंब होती है ना उसके भुजा से कहीं दूर बनता है, तो भुजा से कहीं दूर यहीं पर तो बनेगा। तो इसको हम कह सकते हैं EM, यमी कह लीजिए, यहाँ पर भी यम ई, समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिएगा। 2 समीकरण बन गया। उसके बाद से मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे हमने इधर किया ना वैसे उधर भी कर दीजिए, जैसे हमने इधर किया वैसे उधर भी कीजिए। कहने का मतलब यही। एक बार AC के लिए देखिए, AC पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, पहला AED, दूसरा आपको देखिए पहला बनाना हमने AED बना दिया सिंपली। दूसरा आपको देंगे जो मेरे दोस्त भाई, जो हमारा दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा CDE। तो देखिए हम लोग ध्यान से जब यहाँ पर नोट डाउन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, त्रिभुज हमने कहा दिया AED लिखिए, फिर ADC लिखिए, बतिया के है तो AD, यहाँ पर क्या हो जाएगा ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे। अब देखिए यहाँ पर आधार क्या होगा इस त्रिभुज में, AED का लें या फिर ADE का लें, यही त्रिभुज ऊपर वाला ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए जो ऊपर वाला ही त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें यह आधार जब मान रहे हैं हम लोग, जब यह आधार मानेंगे, हमने बताया जब यह भुजा लेंगे तो यह आधार मानेंगे, तो आधार जो होगा आपका AE हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा AE इंटू, जब यह भुजा ले रहे हैं भैया आधार तो यही हो जाएगा। और लंब इस पर क्या है, लंब क्या है यहाँ पर DN लंब है,
डी एन नंबर, तो डी एन जो होगा उसकी ऊंचाई हो जाएगी, डी एन जो होगी ऊंचाई हो जाएगी, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे इसे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ। आगे देखिए हम करेंगे यहाँ पर त्रिभुज। अब देखिए आगे करेंगे ध्यान से। हमने कहा कि अभी हो गया, जो काम इसमें किया था वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब इसके लिए देखिएगा डी सी ई क्या है आपका, डी सी ई का क्षेत्रफल एक बार देख लीजिए। डी त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। भैया हमने इसका क्षेत्रफल लिया इतना जाने कि इसका 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 लेकर ऐसे कुछ जो बन रहा है इसका हमने क्षेत्रफल लिया है, तो डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ध्यान दीजिए भैया तभी समझ में आएगा। आधार गुणे ऊंचाई, सारी चीज तो वही है, आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे आधार। इसमें क्या होगा ध्यान दीजिए, ये आधार हमने बताया जब एसी लेना है तो आधार भैया यही वाला लेंगे, जब आधार वो वाला लेंगे क्या आ जाएगा आपका ईसी, आधार हो जाएगा ईसी होगा, आप गुणे ईसी आधार हो गया। साथ में एक चीज और हो रहा है, क्या देखिएगा ध्यान से, ईसी जब आधार हो रहा है तो एक चीज और हो रहा है साथ में, ईसी आपका आधार हो गया। दूसरा यह है कि लंब जो होगा इसमें डी एन होगा, क्योंकि देखिए जो है आपका कोण से कहीं दूर आपका लंब मिलता है, तो यहाँ पर देखिए सेम वही काम हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा था ना, जब यह त्रिभुज हम लोग ले रहे थे, जब हम लोग यह त्रिभुज ले रहे थे तो यहाँ पर लंब मिल रहा था, तो वैसे ही जब हम लोग यह त्रिभुज लेंगे तो यहाँ से लंब गया है ना डी एन, तो यहाँ पर हमें लंब मिल जाएगा, यानी कि डी एन जो होगा यहाँ से हो जाएगा डी एन, समीकरण नंबर इसे मान लेंगे हम लोग 4। भैया लंब जो है अधिक कोण है, या अधिक कोण है तो दूर ही मिलेगा ना कोण से। सिंपल चीजें बताया कैसे मिल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए यार, इतना अच्छे से डिटेल से बता रहा हूँ अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बहुत दिक्कत की बात है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर 4 समीकरण हमने निकाल दिया, 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर, 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल लगाकर 4 समीकरण निकाल दिया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले और दूसरे को भाग दे दीजिए, फिर तीसरे और चौथे को भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे समीकरण 1 बटे समीकरण 2। जब करेंगे समीकरण 1 बटे समीकरण 2, या 2 रहेगा आपका, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्योंकि भैया है वो आप बटे है आपका त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है आपका 1/2 ऊपर में आ गुणे ए डी गुणे एम ई, एम कर लीजिए इसको, या फिर एम ही रहने दीजिए, 1/2 गुणे डी बी गुणे एम ई। तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है ए डी बटे डी बी। अगर हम समीकरण 3 बटे समीकरण कर दे 4 को, तो भी कुछ होगा आपका। देखिए यहाँ पर क्या समीकरण हमने 3 और 4 को जब करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 मेरे दोस्त भाई गुणे ए ई गुणे डी एन बटे 1/2 गुणे ई सी है भैया, जो यहाँ पर है वही नोट कर रहे हैं, इसी गुणे डी एन। अब देखिए डी एन से डी एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ए ई बटे आ जाएगा ई सी। समीकरण नंबर इसको देखिए, इसको आप 5 मान लीजिएगा, इसको 6 मान लीजिए हमने। अब चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ए डी बटे डी बी, यहाँ पर जो हमें प्रूव करना था आगे, ए ई भैया इसको बंद करते हैं, चल नहीं रहा है हमारा मार पर, इधर वाला आ गया, और ए ई बटे ए सी, यानी कि समीकरण 5 और 6 को देखेंगे मेरे दोस्त भाई, तो आपका जो राइट हैंड है दोनों को वो मिला दें तो यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। यानी कि हम कह दे भैया जो लेफ्ट हैंड है उसे हम बराबर कर दे तो राइट हैंड वाला भी बराबर हो जाएगा। यही हम कह सकते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड वाला बराबर कर दे तो राइट हैंड वाला भी बराबर हो जाएगा दोस्तों। उसके लिए ध्यान से देखिए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो दिया है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर भी त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, नहीं ऊपर वाला सेम है भैया, ए डी का क्षेत्रफल ऊपर भी है, नीचे भी ए डी का क्षेत्रफल। नीचे क्या है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, यानी कि डी बी ई का क्षेत्रफल है, और साथ में है नीचे त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल
और इसका क्षेत्रफल इक्वल कर दे मेरे दोस्त भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। कैसे हो रहा है अभी देखिए, और मजा आने वाला, जब प्रूव करेंगे ना तो कहोगे हाँ भैया आपने सही कहा था। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसी को देखिएगा सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ है बन रहा है, नीचे वाले को देखिएगा, ऊपर वाले छोड़ दीजिए अभी के लिए, ऊपर वाला अभी के लिए छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, और बहुत ज्यादा बड़ा बन जा रहा है, थोड़ा सा छोटा बनाकर समझा देता हूँ मैं, क्योंकि जगह नहीं है, यहीं पर समझ लेते हैं हम लोग। तो आपका कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्त भाई, आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि इसको क्यों भैया बना रहे हैं। तो यह देखिए क्लास 9 में एक थ्योरम आपने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाएं हैं और उनके बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। कहने का मतलब दो समान रेखाएं हैं, अगर इसके सहारे दो समांतर रेखाएं, यह रेखा इस रेखा के समांतर है, हमने अभी पढ़ा और दिया भी है, यह रेखा इस रेखा के समांतर, यह रेखा इस रेखा के समांतर है, और इसमें कितने भी त्रिभुज बनाया जाए, यानी कि एक को आधार मानकर, मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ से एक ऐसे त्रिभुज बना रहे हैं, या फिर यहाँ से कुछ ऐसे एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, तो यह त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल आएगा फिर इसका जो क्षेत्रफल आएगा बराबर होगा। यहाँ पर मैं साफ से लिखकर आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए दो रेखाएं हैं एक दूसरे के, और यहाँ से एक ऐसा त्रिभुज बना रहे, फिर एक ऐसा त्रिभुज बना रहे, ए बी सी और पी क्यू आर, इनका जो क्षेत्रफल आएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इक्वल होता है। एक कंडीशन होता है, कक्षा 9 में प्रमेय जो है 9.2 में पढ़ा है। तो जिन भाइयों ने पढ़ा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो इतना ध्यान रखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर भी है भैया दो समांतर रेखाएं, और एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, और हमने कहा कि बी डी ई का क्षेत्रफल, इसमें भी आधार यही है, और हमने कहा डी सी ई का क्षेत्रफल, इसमें भी आधार यही है। तो यानी कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल उस प्रमेय के सहारे हम कह सकते हैं इक्वल है। सिर्फ और सिर्फ इतने करने के लिए हमने इन सभी चीजों के बारे में बताया। इसके सहायता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज मेरे दोस्त भाई, त्रिभुज जो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल से। अब बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर कैसे कर भैया, हमने कहा कि प्रमेय से, प्रमेय जो है, प्रमेय यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा 9.2 क्लास CLA क्लास 9th से हमने किया, जो प्रमेय 9.2 है क्लास 9th में आप देखेंगे तो यह है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं भैया, हमने कहा कि बी डी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया हमने कहा बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर, क्योंकि आधार दोनों में यही तो है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल होंगे तो इसमें से एक की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं आप, समीकरण 5 में रिप्लेस कीजिए या 6 में रिप्लेस कीजिए, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा तो हम लोग जब करेंगे ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए हमारे पास जगह नहीं है तो इन सब चीजों का उपयोग नहीं है, तो ऊपर वाले को सिर्फ मैं मिटाता हूँ, इसको अभी रहने देता हूँ, ऊपर वाले को मिटाकर इसको प्रूव कर देते हैं, क्योंकि आसानी से प्रूफ हो गया है मेरे दोस्तों। अब बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब प्रूफ हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, अब बहुत ही आसान है। एक बार मैं रिपीट कराऊंगा ना तो कहोगे कितना आसान है आपका। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, इसको प्रूफ कराकर आप लोग को दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर ये प्रूफ हुआ है थेल्स प्रमेय। अब दोस्त जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमने कहा कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए, समीकरण इसको 7 मान लीजिएगा आप लोग, समीकरण 7 से, समीकरण 7 का मान, समीकरण जो चीजें करते हैं ना उसको नोट जरूर कर दे। समीकरण 5 में रखने पर जब रखेंगे मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा। अब बट नीचे चेंज हो जा रहा है, नीचे आपका DBE के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, DCE, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। बस इतना ही चेंज करना था मेरे दोस्तों भाई। और बराबर जो ये है इसको नोट कर दीजिए AD, अब बटे क्या है आपका DB, समीकरण नंबर इसे 8 मान लीजिएगा। बस अब प्रूफ हो गया, क्योंकि भैया आपको दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉरी बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यहाँ पर इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ समीकरण 8 और 6 को देखिएगा, यह जो है यहाँ पर भी ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल,
यहाँ बट्टे में डी सी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पे डी सी ई का क्षेत्रफल, नहीं लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे समीकरण, नोट डाउन जरूर कीजिए समीकरण 6 व 8 से। 8 से अगर आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि ए ई बटे ई सी बराबर है ए डी बटे डी बी के। तो यही तो प्रूव करना था। तो बहुत सारे भाई लोग कहेंगे कि यहाँ पर ए बाद में दिया, तो भैया इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। प्रूफ हो गया हमारा। सीध तो यही करना था कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ए सी को हमने प्रूव कर दिया मेरे दोस्त भाई। देखिए इसका उपयोग सीधे क्वेश्चन में होता है, इसका उपयोग सीधे क्वेश्चन में होता है। साथ में हमारा एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए मैंने प्रूव करना भी सिखाया आपको कि कैसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने का कुछ खास कंडीशन नहीं, कंडीशन ये होता है मेरे दोस्त भाई, जो हमने यहाँ पर लिखा था ना थ्योरी, उसके सहारे हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में क्या किया, उसमें सिंपल से बोला था कि एक त्रिभुज है और उसमें एक भुजा के समांतर एक ऐसी भुजा हम लोग लेते हैं कि बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न दो बिंदु को विभाजित कर रही है। हमने इस भुजा के समांतर एक ऐसी भुजा ले लिया। यहाँ पर देखिए आपका फिगर ये है, हमने इस भुजा के समांतर ऐसी भुजा एक ली, इन दोनों भुजाओं की भिन्न भिन्न दो बिंदुओं को विभाजित कर रहे हैं। यह क्वेश्चन में बोल रहा था हमारे। साथ में यह दिया था कि यह भुजा इस भुजा के समांतर, हमने वो किया। सिद्ध करना क्या, सिद्ध यह करना होता है कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बट्टे यह भुजा के बराबर है, यानी कि ए डी बाई डी बी बराबर ने ए बटे ए सी। यहाँ पर देखिए, जब अगर हम यहाँ पर नाम चेंज करें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात के बराबर होता है। हमें यही सिद्ध करना था। सिद्ध कैसे हमने किया, तो हमने इसमें दो त्रिभुज बनाए, फिर इसमें दो त्रिभुज बनाए, उसके सहारे हमने क्या किया, चार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और चार समीकरण बना लिया। वही हमने काम यहाँ पर प्रोसेस में किया, चार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और सबसे आसान तरीका यह है कि चार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि आप इस वाली भुजा को एक बार ले लीजिएगा और इस पे जब ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक बार आधार मानिए और यहाँ से यहाँ तक एक बार आधार मानिए। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम आधार मान रहे हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन रहा है, और जब यहाँ से यहाँ तक आधार मान रहे हैं तो जब यहाँ से देखिए डी से बी तक जब हमने आधार माना तो यहाँ पर एक त्रिभुज यह बन गया। उसके बाद से पुनः दूसरे में क्या कीजिए, इस वाले रेखा के लिए देखिए, तो इस वाले रेखा के लिए सेम वही काम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जब एक बार आधार मानेंगे तो यह एक त्रिभुज बनेगा, और फिर जब आगे जब यहाँ से यहाँ तक हम आधार मानेंगे तो यह एक त्रिभुज बनेगा। उसके बाद से क्लास 9 का एक प्रमेय उसका हमने उपयोग किया। उपयोग करने के बाद हमने वहां पर पढ़ा था कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। हमने वो अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जब देखा तो लास्ट में ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया समीकरण 6 और 8 का। जब बराबर हुआ तो भैया समीकरण नंबर जब 6 और 8 का लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो हमने प्रूव कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट पे पूछ लीजिएगा। अब देखिए थ्योरम पर इतना उपयोगी है ना, इससे आपके मल्टीपल क्वेश्चन होने वाले, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा साफ से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो चीजें मैंने बताया उसको इसके पहले मैं आशा करता हूँ वो आपने नोट कर लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें एक और प्रमेय है, प्रमेय 6.2। इसके ठीक उल्टा होता है। थेल्स प्रमेय का विलोम भी हम लोग उसको कहते हैं। उसमें एक कंडीशन ये होता है कि आपका यह दिया रहता है त्रिभुज में, कंडीशन ये होता है कि यह दिया है और आपका जो इसमें दिया था ना कि BC समांतर है D के, यही प्रूफ करना होता है। तो इसी के सारे प्रूफ हो जाता है। आप प्रूफ कर लीजिएगा। बहुत उसका उपयोग उतना नहीं है, उसको पूछा भी नहीं है। बस इतना याद रखिए कि इसके ठीक उल्टा हुआ होता है कि मान लीजिए यह दिया रहा है, यह कंडीशन सेटिस्फाई क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके अनुसार हम लोग यह कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा। यह प्रश्न में आपका दिया है कि इस भुजा बटे इस भुजा का अनुपात और इस भुजा बटे इस भुजा का अनुपात बराबर में दोस्तों है, उस कंडीशन में यह भुजा इस भुजा के समांतर होगी। यह आप याद रखिएगा। अब देखिए जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ में उदाहरण जो है उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत अच्छे से उदाहरण है। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट भी किया था कि सर भैया उदाहरण की वीडियो लेकर आइए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कोर्सेज कंप्लीट करा रहे हैं, क्लास 9 की क्लास 10 की बुक को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई भी उदाहरण का क्वेश्चन नहीं बता रहा है। उदाहरण से प्रश्न हमारे एग्जाम में फंस जाते हैं। और सही बात है भैया, 100% है कि उदाहरण से बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितने उदाहरण अच्छे से उसको कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से शेयर कीजिए मेरे दोस्तों भाई। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लोग मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो एक बार हंसकर बोल दीजिए जय हिंद दोस्तों।